वेलकम बैक टू माई चैनल स्टोरीज विद सत्यम। आज मैं आपको एक ऐसी हॉरर स्टोरी सुनाऊंगा जिसे सुनकर आपको निश्चित रूप से डर लगेगा। ये कहानी मुझे मेरे फ्रेंड ने सुनाई थी। हर परिवार के अपने कुछ रहस्य होते हैं और उस रहस्य के पीछे बेहद ही खौफनाक यादें छुपी होती है। ऐसी यादें या ऐसे किस्से जो हमारे घर वाले कभी हमें सुनाना नहीं चाहेंगे। ये ऐसी कहानियां होती हैं जो रात के अंधेरे में दबी आवाज में सुनाई जाती है। मैंने जो कहानी सुनी थी वो मेरी दादी ने मुझे सुनाई थी। ये कहानी मेरे दादाजी और चुड़ैल के बारे में है। उस दिन कुछ यूं हुआ था कि मेरे पिताजी और मेरे दोनों चाचा खेतों में अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जाना चाहते थे और मेरी माँ उन्हें वहां जाने से मना कर रही थी। असल में माँ को जितना भगवान पे विश्वास था उससे कहीं ज्यादा वो भूत प्रेतों से डरती थी, बल्कि वो उनके नाम से भी सहम जाती थी। तो उस रात को पिताजी माँ को समझा बुझाकर किसी तरह से खेतों में चले गए। लेकिन उन सबके जाने के बाद अचानक से पूरे गांव में लाइट चली गई। सब तरफ घना अंधेरा हो गया, वो भी खाने के वक्त। तो माँ तो एक कोने में जाकर बैठ गई। उस रात मैंने और चाची ने मिलकर रात में बाहर बर्तन धोए। गांव के हर घर के बाहर लालटेन और गैस की टिमटिमाती रोशनी नजर आ रही थी। सब काम होने के बाद हम सभी औरतें एक कमरे में सोने चली गई। उस वक्त करीब रात के 10 बज रहे होंगे। माँ उस वक्त तक अपनी जगह से उठी ही नहीं थी और वो सीधे सोने के कमरे में चली आई। वहां मैं, दादी और मेरी दोनों चाची और माँ थी। सभी औरतें एक साथ सोई थी। मैं दादी और चाची के बीच में सोई हुई थी और उस समय तक हम सभी माँ की हालत को देखकर हंस रहे थे। और तब मेरी दादी ने कहा, क्या तुम चुड़ैल की कहानी सुनोगी? एक सच्ची कहानी। कहानी सुनाने से पहले उसने मेरी माँ से भी पूछा था कि तुम भी कहानी सुनोगी, लेकिन माँ पहले ही समझ चुकी थी कि दादी कौन सी कहानी सुनाना चाहती है। माँ ने पहले ही ना कर दिया और कहा, अगर मैंने कहानी सुन ली तो मुझे रात भर नींद नहीं आएगी। पर फिर भी मैंने दादी को कहानी सुनाने की जिद की तो उन्होंने हमारे परिवार से जुड़े एक कहानी सुनाना शुरू किया। दादी ने मुझसे पूछा, तुझे चुड़ैल क्या होती है पता है? मैंने कहा, नहीं, बस सुना है कि कोई भूत होती है। दादी ने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए चुड़ैल का वर्णन किया। देखो, ये एक औरत का भूत होता है। एक ऐसी औरत जो गर्भवती के समय या प्रसव के दौरान मर जाती है, या कोई पति अपने पत्नी को बहुत दर्दनाक तरीके से मार देता है, तो ऐसी औरतों की आत्माएं अपना प्रतिशोध लेने के लिए इस दुनिया में लौट आती है। कुछ महिलाएं बच्चों को जन्म देते वक्त लापरवाही के दौरान मर जाती है, तो वो भी चुड़ैल बन जाती है। तो अब ये कहानी तुम्हारे दादा की है, यानी कि मेरे पति की। उनके साथ हुई ये सच्ची घटना है जो मैंने खुद अपने आंखों से देखी है, जिसे मैंने खुद जिया है। और ये कहानी घर में सबको पता है सिवाय तुम्हारे दादाजी का नाम जयपाल था। ये उस वक्त की बात है जब तुम्हारे दादाजी जमालपुर रेलवे स्टेशन के आसपास किसी गांव में रहा करते थे। तब वो एक ग्रामीण क्षेत्र था और उनके घर से कुछ ही दूर पर एक कब्रिस्तान था। वहां एक रास्ता था जो कब्रिस्तान को जाता था, लेकिन वो रास्ता एकदम झाड़ियों से भरा हुआ था। उस पर मोटे मोटे घास उगे हुए थे और इसीलिए कोई भी उस रास्ते का ज्यादा उपयोग नहीं करता था। अब जैसा कि हिंदू धर्म में होता है कि मरने के बाद हम लोग कभी भी शव को दफनाते नहीं हैं, शव को हमेशा जलाया जाता है। लेकिन कुछ खास मौकों पर हिंदुओं में भी दफनाने की विधि होती है, यानी कि किसी बच्चे की मौत होती है तो उसे दफनाया जाता है। लेकिन एक और घटना में दफनाने की विधि होती है जो कि बहुत गुप्त तरीके से की जाती है। उस विधि में कुछ खास लोग ही मौजूद होते हैं और वो है चुड़ैल को दफनाने की विधि। और ये बात सच है कि हमारे गांव की और आसपास के गांवों की महिलाओं को दफनाया जाता था। मतलब जब किसी औरत की बहुत बुरी तरह से या किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती थी और गांव वालों को अगर उस पे शक होता कि वो चुड़ैल बनकर वापस आ सकती है, तो ऐसी औरतों के शव को एक खास विधि कर दफनाया जाता था।
उसी साल मेरी तुम्हारे दादाजी के साथ शादी हुई थी। वो जंगल का रास्ता ठीक हमारे घर के सामने नजर आता था। वो रास्ता खेतों में जाने के लिए भले ही छोटा रास्ता था, लेकिन उस रास्ते पर बहुत ही ज्यादा झाड़ियां थी, ऊंची ऊंची घास थे। ऊपर से उस रास्ते पर कब्रिस्तान था, इसीलिए गांव के लोगों ने धीरे धीरे उस रास्ते का उपयोग करना पूरी तरीके से बंद कर दिया था। बस तुम्हारे दादाजी और मैं कभी कभी उस रास्ते का उपयोग करते थे। उसी रास्ते से अपने खेतों में जाया करते थे। उससे हमारा काफी समय भी बच जाता था। शादी के कुछ ही महीनों में मैं गर्भवती हो गई। हम दोनों को इस बात का आनंद था। लेकिन एक रोज तुम्हारे दादाजी ने मुझे खेतों में जाने से मना कर दिया। सिर्फ खेतों में ही नहीं, बाहर कहीं भी जाने से मना कर दिया, ताकि वो मेरा और अपने बच्चे का ख्याल रख सके। लेकिन इसके पीछे एक और बात थी, क्योंकि उस समय गांव में सब लोग ऐसा ही किया करते थे। उस समय गांव वालों को इस बात का डर रहता था कि किसी महिला की गर्भवती अवस्था में ही अगर मौत हो गई तो वो चुड़ैल बन जाएगी और इससे उस परिवार पर ही नहीं, पूरे गांव पर आफत आ जाएगी। तो जब मैं प्रेग्नेंट थी तो तुम्हारे दादाजी ने अपनी माँ को मेरा ख्याल रखने के लिए वहां पर बुला लिया, और उस दौरान कभी कभी तुम्हारे दादाजी खेतों में ही रह जाते थे। कभी आते भी तो बाहर के ही कमरे में सो जाते थे। हमारा वो दूसरा कमरा था। वो कमरा हमारे कमरे से 8 के 10 कदम पर दूरी पर था, जहां पर पहले वो गाय और भैंसों को बांधा करते थे। लेकिन उन्हें बेचने के बाद हमने उस कमरे का उपयोग करना शुरू कर दिया था। दादाजी मेरा और अपने बच्चे का पूरा पूरा ख्याल रखते थे। वो एक अच्छे इंसान थे, लेकिन जल्द ही वो एक भयानक स्थिति में फंसने वाले थे, जिसका उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था। तो हुआ यूं कि कुछ ही दिनों में दादाजी की तबीयत खराब दिखाई देने लगी। मतलब उनका हट्टा कट्टा शरीर सिकुड़ सा गया था। वो किसी बीमार इंसान की तरह दिखाई देने लगे थे। उनमें जो शारीरिक बदलाव हुए थे उन्हें नजरअंदाज करना बहुत मुश्किल था, और ये तो मैंने भी जान लिया था। उनका चेहरा सफेद दिखाई देने लगा था। आंखें हमेशा लाल दिखाई देती थी, जैसे उनकी कभी नींद ही पूरी ना होती हो। लेकिन मुझे शक था कि उनके साथ कुछ बुरा हुआ है और शायद वो मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। तो इसीलिए मैंने उन्हें उनकी खराब हालत के बारे में पूछा भी था, पर उन्होंने उस बात को टाल दिया और यहाँ वहाँ की बातें करने लगे। अब एक तो मैं गर्भवती थी और ऊपर से वो किसी बात को मुझसे छुपा रहे थे, और इसीलिए मुझे उनकी बहुत ज्यादा चिंता होने लगी थी। मुझे तो कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है। और एक दिन मैं घर के बाहर बैठे बैठे धान को साफ कर रही थी कि अचानक ही मेरा ध्यान जंगल की तरफ जाने वाले रास्ते पर चला गया। मैंने उस रास्ते को गौर से देखा और कुछ देर तक मैं यूं ही उस रास्ते को देखती रही और सोचने लगी कि उस रास्ते पर पहले जैसी घास नहीं दिखाई दे रही, झाड़ियां भी हटाई गई है। शायद किसी व्यक्ति ने वहां की घास को और झाड़ियों को हटाया था। मेरे मन में शंका उत्पन्न हुई कि इस रास्ते का उपयोग कोई ना कोई तो अवश्य करता होगा, लेकिन हमारे सिवाय तो इस रास्ते से कोई आता जाता भी नहीं, और हाल फिलहाल में तो हमारा वहां आना जाना भी बंद है। तो वहां की घास को किसने हटाया होगा? मैंने दादाजी से पूछा, लेकिन उन्हें भी उस चीज के बारे में पता नहीं था। दादाजी ज्यादातर घर में ही पड़े रहते थे। मुझे ये बात कुछ ठीक नहीं लगी, इसीलिए उत्सुकतावश मैंने उस रास्ते पर नजर रखना चालू कर दिया। ऐसे ही 2-4 दिन गुजर गए। मैंने उस रास्ते पर किसी को भी आते जाते नहीं देखा। उसके कुछ दिनों के बाद मुझे एक रात को नींद नहीं आ रही थी। कुछ बेचैनी सी हो रही थी, सांस लेने में थोड़ी तकलीफ सी हो रही थी। इसीलिए मैंने खिड़की खोलकर वहीं खिड़की पे बैठ गई। उसी समय मेरी नजर बाहर खड़ी एक औरत पर पड़ी। वो देखने में काफी सुंदर थी और काफी जवान भी थी। ये देख के मैं हैरान हो गई। वो औरत खिड़की के इतने करीब से गुजरी थी कि मैं अगर हाथ बाहर निकालती तो आराम से उसे छू सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे लगा कि कोई पास की गांव की औरत होगी, शायद किसी को चुपके से मिलने के लिए अंधेरे में जंगल में चली गई होगी, या फिर किसी से मिलकर वापस आ रही होगी। क्योंकि अगर वो रास्ता भटक गई होती तो वो आसपास किसी न किसी को आवाज जरूर देती या फिर पूछताछ करती, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। अगली सुबह जब मैं बाहर गई तो घर के बाहर आसपास जो पैरों के निशान थे, मेरा ध्यान उस पर चला गया। घर के चारों ओर गंदगी में
पैरों के निशान बने हुए थे। वो निशान देखने में किसी इंसान के पैरों के निशान लग रहे थे, पर वो किसी इंसान के नहीं थे। उन निशानों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोई इंसान उल्टे पैरों से चलकर वापस गया हो, क्योंकि सामान्यतः हम लोग जब चलते हैं तो एड़ी पर जोर पड़ता है, यानी कि एड़ी का निशान गहरा और ठोस होता है और उंगलियों के निशान हल्के पड़ते हैं। पर यहाँ पर तो उल्टा था। यहाँ पर उंगलियों के निशान ठोस और गहरे थे और एड़ी के निशान ना के बराबर थे। वो देखते ही समझ आ रहा था कि कुछ तो गलत हो रहा है। वो सब देखकर मुझे अजीब सा महसूस हुआ और मैं और बेचैन हो गई। हमारे घर के आसपास कुछ तो था जो मुझे पता नहीं था। वो पूरे दिन मुझे दिन भर मन नहीं लगा और यहाँ दादाजी की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी और दूसरी ओर घर के आसपास कुछ अजीब चीजें महसूस होने लगी थी। इसीलिए उस रात मैं सोई नहीं और मैंने निर्णय किया कि मैं देखूंगी आखिर यहाँ पे आसपास हो क्या रहा है, और इसीलिए मैंने सबका इंतजार किया। जब सब लोग खाना खाकर सोने के लिए चले गए तो मैं लालटेन लेकर दादाजी के कमरे की तरफ जाने लगी। लालटेन की रोशनी को धीमा कर मैं दादाजी के कमरे के बाहर खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई और वहां जाकर मैं सन्न रह गई। मैं इतनी घबरा गई थी कि मैंने अपने हाथ के लालटेन को लगभग गिरा दिया था। मैंने जो देखा था वो मेरे लिए बहुत भयानक था। तुम्हारे दादाजी पीठ के बल लेटे हुए थे और जिस स्त्री को मैंने कल रात देखा था वो नग्न अवस्था में उनके ऊपर बैठी हुई थी। उसकी पीठ मेरे तरफ थी और पैर पीछे थे। मैं उसके पैर देख पा रही थी कि वो पैर उसके उल्टे थे। वो एक चुड़ैल थी। वो सब देखकर मैं वहीं पर शांत खड़ी रही। मेरा शरीर थर-थर कांप रहा था, पर मैं चुपचाप वापस अपने कमरे में चली गई। मैं इतना तो समझ चुकी थी कि मेरे पति यानी कि तुम्हारे दादाजी एक चुड़ैल के वश में है और वो चुड़ैल ही उनके जीवन शक्ति को चूस रही है। मैं इस बात को अच्छे से जानती थी कि वो कोई अतृप्त चुड़ैल है। वो किसी आदमी को खत्म नहीं करती, बल्कि उसे मारने के बाद उसके पूरे परिवार वालों को खत्म कर देती है। इसीलिए बिना आवाज़ किए मैं वापस चली गई। उस रात भी मैंने उसे उस खिड़की के पास से गुजरते हुए देखा था। मैं जानती थी कि मुझे जल्द से जल्द कुछ तो करना होगा और अगले ही दिन अस्पताल जाने का बहाना बनाकर मैं वापस गांव चली गई और वहां पर उनके पहचान के लोगों से पूछताछ की कि हाल ही में यहाँ पर किसी की मृत्यु हुई है, खासकर किसी विवाहित महिला की या किसी गर्भवती महिला की। तो हमारे गांव में ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी, लेकिन एक आदमी से मुझे पता चला कि पास के ही गांव में एक युवा औरत की मृत्यु हुई है और उसे दफनाया गया है। बाकी ज़्यादा उसे कुछ पता नहीं था, क्योंकि ये खबर भी उसे उड़ते उड़ते मिली थी। हमारे गांव के आसपास एक ही तो कब्रिस्तान था जहां उसे दफनाया जा सकता था, जो कि जंगल में था और उसका रास्ता हमारे घर से काफ़ी करीब था। आगे की पूछताछ के लिए मैं पड़ोस के गांव चली गई। पहले तो वहां के लोग मुझे कुछ बताने के लिए तैयार ही नहीं थे, क्योंकि उस समय पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो शवों को निकालकर उस पर काला जादू किया करते थे। लेकिन मैंने जब उन लोगों को बताया कि मेरे पति पर एक चुड़ैल का साया है और उस कारण मेरे, उनकी और हमारे होने वाले बच्चे की जान को खतरा है, तब जाकर एक आदमी ने बताया कि उनके गांव में हाल ही में एक बच्चे को जन्म देते समय एक महिला की मृत्यु हुई है और इसीलिए उस औरत को रीति के अनुसार उसका मुंह नीचे करके दफनाया तो गया है, लेकिन उस पर भूत भगाने का कोई संस्कार, कोई विधि नहीं किया गया है और ना ही उसके कब्र पर कोई पारंपरिक सुरक्षा किया गया है। वो सुनकर मैं समझ गई कि वहाँ क्या हुआ होगा। ये सब सुनकर मैं वापस आ गई। मुझे जल्दी से कुछ करना था, इसीलिए मैंने ज़रूरी सामान इकट्ठा किया, जैसे कि बड़ी बड़ी कीलें, सरसों के बीज और गुड़हल के पौधे लिए। मैंने गांव के लोगों की मदद लेना ठीक नहीं समझा, क्योंकि उन दिनों इस सब समय में गांव वाले मदद नहीं किया करते थे। सभी लोग डरते थे कि उन पर चुड़ैल का प्रभाव ना आ जाए। इसीलिए मैंने अपनी लड़ाई खुद लड़ने का निर्णय लिया। मैंने सारा सामान इकट्ठा किया और कब्रिस्तान की तरफ चल दी। मुझे कुछ भी करके चुड़ैल ने जो दादाजी पर वशीकरण किया था, मुझे उसे तोड़ना था। मैं जब कब्रिस्तान की तरफ जंगल के रास्तों से गुजर रही थी तो मुझे रास्ते पर
उस चुड़ैल के पैरों के निशान साफ साफ दिखाई दे रहे थे, जो कि मुझे बता रहे थे कि वो चुड़ैल यहीं कहीं से उठकर आती है। उन पैरों के निशान बहुत ही अजीब थे, क्योंकि वो पैरों के निशान उल्टे थे, ठीक वैसे जैसे मैंने अपने घर के आसपास देखे थे। उस चुड़ैल की कब्र को ढूंढना बहुत ही आसान था, क्योंकि उस पैरों के निशान उसके कब्र तक जा रहे थे। उस कब्र पर पहुंचकर सबसे पहले मैंने सरसों के दानों को छिड़का। ऐसा कहते हैं कि सरसों की खुशबू से वो आत्मा बाहर नहीं आ सकती, और वो सरसों के बीजों को गिनना शुरू कर देती है, जो कि वो एक रात में कभी नहीं कर पाती। और उसके बाद मैंने कब्र के चारों तरफ मोटी लंबी कीलें ठोक दी, और फिर कब्र के ऊपर लाल फूल और गुलहड़ के पौधे लगा दिए। ये चुड़ैल को कब्र में रहने पर मदद करते हैं। ये सब करने के बाद मैं वापस आ गई, और वापस घर आके भी दोनों घरों की दहलीज पर बड़ी बड़ी कीलें ठोक दी, क्योंकि अगर वो चुड़ैल किसी भी प्रकार से यहाँ तक आ भी जाए तो वो घर के अंदर प्रवेश न कर सके। और उसके बाद मैंने ज़मीन से कई सारे पत्थर लिए और घर के सामने वाले रास्ते पर और उस जंगल वाले रास्ते पर कई सारे गोलाकार आकृति बनाई, जो कि किसी चक्रव्यूह की तरह होता है, क्योंकि यदि कोई चुड़ैल उस आकार को देखती है तो उसी आकार में फंस जाती है। उनकी नज़र उसी में अटक जाती है और वो वहाँ से बाहर नहीं निकल पाती। मैंने एक नहीं कई सारे मार्ग अपनाए थे। मैं उस चुड़ैल को अपने घर से किसी भी तरह से दूर रखना चाहती थी। इस घर तक पहुंचने से उसे दूर रखना चाहती थी। सबसे आखिर में मुझे जो दादाजी पर जादू था उसे छुड़ाना था। घर को साफ करने की जरूरत थी। मैं पूजा पाठ अच्छे तरीके से जानते थे, तो मैंने उसी घर में होम हवन किया जहां मैंने चुड़ैल को देखा था, और उसमें मैंने अपनी कुछ प्यारी वस्तुओं की आहुति दे दी। और उसके बाद मैंने भगवान से प्रार्थना किया कि मेरी और मेरे पति की और मेरे होने वाले बच्चे की रक्षा करे, उन्हें उस जादू से छुटकारा दिला और उन्हें फिर से स्वस्थ कर दे। मैंने पूरे घर को गंगा जल से और गौमूत्र से शुद्धिकरण किया। अगले 11 दिनों तक मैंने हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ किया। दादाजी ने भी मुझे इन सब में मदद किया, और 11 दिनों के बाद उनके शरीर में थोड़े थोड़े बदलाव होने लगे, जो बहुत अच्छे थे। वो अब पूरी तरीके से स्वस्थ दिखाई देने लगे थे। उसके कुछ दिनों के बाद मुझे पहला बच्चा हुआ, एक स्वस्थ बच्चा। वो थे तुम्हारे बड़े चाचा। दादी की ये कहानी सुनकर मैं आराम से सो गई थी, ये सोचते हुए कि दादी ने उस चुड़ैल को अपने घर से दूर रखने के लिए कितने सारे प्रयत्न किए थे। उन्हें पता भी नहीं था कि इनमें से उनके कौन से उपाय काम आने वाले हैं, लेकिन उन्होंने सब किया। फिर आखिर में उनका काम बन गया था, और फिर उन्हें वो चुड़ैल कभी दिखाई नहीं दी। उस रात में कहानी सुनकर तो आराम से सो गई थी, लेकिन माँ को रात भर नींद नहीं आई। फिर वो कहानी मैंने अपने कई सारे दोस्तों को सुनाई। उसके कुछ ही दिनों के बाद मेरी दादी अचानक से गुजर गई। जब वो गुजर गई तो वो कहानी मुझे याद आई, और एक रोज मैंने पिताजी से पूछा था कि क्या दादी की वो कहानी सच है। उन्होंने गंभीरता से मेरी ओर देखा और पूछा, कौन सी कहानी? वही चुड़ैल वाली। उन्होंने कुछ देर मेरी तरफ देखा और पूछा, हाँ सच है। और पता है, उस वक्त के लोग किसी खूबसूरत महिला को देखते थे तो सबसे पहले उसकी पैरों की जांच करते थे। इससे उन्हें पता चलता था कि वो औरत सच में कोई औरत है या चुड़ैल है। तो दोस्तों, ये थी वो कहानी जो मुझे मेरे दोस्त ने सुनाई थी। अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर करें, ताकि बाकी लोगों तक ये कहानी पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट करें, ताकि आने वाले टाइम में ऐसी कहानियां और लेकर आ सकूं आपके लिए।